नमस्कार सुशांत जी, नमस्कार। नमस्कार मोहन जी, कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। आपको अपने सामने देखकर हालाँकि ऑनलाइन हैं हम लोग, ऑनलाइन हैं, लेकिन आपको यहाँ पर देखकर बहुत खुशी हो रही है और आपका तहे दिल से शुक्रिया कि पब्लिशर्स ऑफ फ़िक्शन कॉमिक्स ने हमारे इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं भी आपको धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि मुझे काफ़ी खुशी होती है जब इसी फ़ील्ड से जुड़े हुए कुछ क्रिएटिव्स लोगों से बातें होती है, कॉमिक्स के बारे में बातें होती है। तो मुझे भी काफ़ी खुशी हुई थी जब आपने मुझे इसका प्रस्ताव दिया था। तो आज बातें करते हैं आपसे और हमारे पाठकों और फैन्स को भी आज कुछ अच्छी चीज़ें हम जानकारियाँ देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सुशांत जी, हम जानना चाहेंगे कि कॉमिक बुक्स के प्रति आपको जो जुड़ाव है, जो लगाव है, जो जुनून है, वो प्रोफ़ेशनल होने से पहले जब आपका बचपन था, उसके बारे में दर्शक जानना चाहते हैं, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। उसके बारे में प्लीज़ ज़रा कुछ बताएँ। देखिए, कॉमिक्स का मेरे लाइफ में, मेरे करियर में क्या प्रभाव रहा है, बचपन में क्या प्रभाव रहा है, ये बहुत काफ़ी पहले से शुरू हो गया था। ये शायद 93, 92 ऐसा कोई समय रहा होगा। कॉमिक्स पढ़ना हमने तब शुरू किया। पहली कॉमिक्स शायद अश्वराज की थी और कारू का खजाना या शायद वो अश्वमणि रहा होगा, एकदम से याद नहीं है मुझे, पर इन्हीं दोनों में से कोई थी एक। तो पहली बार कॉमिक्स पढ़ने को मिली और उसके बाद फिर एक्चुअल में कॉमिक्स लाइफ में जब आया उसके बाद से ही मैंने अपना आर्टिस्ट के रूप में भी शुरू किया क्योंकि मुझे इन कॉमिक्सों के चित्रों को देखकर बनाने का बड़ा मन करता था। तो कॉमिक्सें जब एक बार लाइफ में आया तो मेरे ख्याल से वो पहला दिन था जब कॉमिक्स से हम जुड़े और आज का दिन है। मेरे ख्याल से कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जब हमने कॉमिक्स से खुद को अलग महसूस किया हो। फिर तो हम बनाते थे पहले भी और पापा हमें सिखाते थे थोड़ा बहुत शुरू में। उसके बाद फिर हम दोनों भाई मतलब अभ्यास करते रहते थे। पर कॉमिक्स आने के बाद फिर हमने छोड़ दिया, दूसरे चित्र बनाना छोड़ दिया और हम सिर्फ कॉमिक्सों के चित्र ही बनाते थे। वो डेली हम नागराज, ध्रुव, ये सब वो सब बनाया करते थे। और फिर एक समय आया जब करियर का भी वो चुनाव करना था। तो और हमारे पास मेरे ख्याल से बचपन से हमारे पास एक ही ऑप्शन था, एक ही सपना था, लक्ष्य था। तो हमने सारा ध्यान फिर केंद्रित कर दिया वहीं के नहीं कॉमिक्स पे ही। जी, जो कुछ भी पब्लिकेशंस आज की डेट में कर रहे हैं सुशांत जी, क्या आपको लगता है कि वो काफी है रीडरशिप को वापस लाने के लिए, कॉमिक बुक के उस जुनून को जगाने के लिए काफी है? देखिए, ना पाठक अकेले कुछ कर सकते हैं, ना पब्लिशर अकेले कुछ कर सकते हैं, ना। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये दोनों की जिम्मेदारी है। अगर वो चीज लौटनी है या लौटानी है या वापस लाना है तो ये दोनों की जिम्मेदारी है, पब्लिशर्स की और पाठक की भी। एज ए पब्लिशर अगर मैं जो चुनौतियों का सामना करता हूँ या जिस तरह की चीजें मेरे सामने आती है वो चीज अगर मैं बाकियों के साथ भी जोड़कर देखूं तो हर पब्लिशर की अपना बजट होता है, अपनी वो होती है, क्या कहते हैं, परेशानियां होती हैं। तो वो कहीं ना कहीं अपने लेवल पर कोशिश कर रहा है कि वो मतलब बेस्ट दे सके, है ना। तो उसके अलावा मतलब कि पाठकों और पब्लिशर्स का जो एक वो होना चाहिए आपस में, वो जरूरी है। अगर वो जो एक बॉन्डिंग है वो अगर सही होता है, दोनों की तरफ से ईमानदारी रहती है, तो ये चीज मतलब पब्लिशर की अभी बहुत सी चीजें हैं जो वो कर सकते हैं, जो उनको करना चाहिए। मैं भी एग्री कर रहा हूँ आपकी बात से। मुझे इसी बात से जब आपने पब्लिशिंग की बात करी है, मुझे याद आता है सन 2006 या 7 की बात है, या 7 या 8 की बात है। और जो प्रांगण था राज कॉमिक्स का, और मुझे याद है कि उसमें एक पहला इवेंट कराया गया था। हम तब बालक थे, तब स्टूडेंट्स थे, और मैं दिल्ली में अपनी पढ़ाई करने के लिए गया हुआ था। मैं देहरादून का रहने वाला हूँ, मैं इस वक्त देहरादून में ही बैठा हुआ हूँ, उत्तराखंड में। और दिल्ली में मैं पढ़ाई कर रहा था, एनिमेशन की मैंने अपना ग्रेजुएशन किया था। तो सेकेंड ईयर की टाइम की बात है कि कॉमिक बुक्स में ये ऐड निकाला गया कि एक इवेंट कराया जा रहा है। ये नागराज जन्मोत्सव से भी पहले का इवेंट था, तो उसका नाम नागराज जन्मोत्सव नहीं था, मुझे इतना पता है।
और बच्चों को बुलाया गया, सभी को बुलाया गया। उसमें हम दिल्ली में थे तो ऐसा मौका कैसे छोड़ सकते थे। हमें लगा कि वहां आएंगे, आर्टिस्ट से मिलेंगे, हमारे लिए तो वही स्वर्ग था, वही डिज्नीलैंड था, सब कुछ हमारे लिए वही था। उस इवेंट में मैंने पार्टिसिपेट किया, मैं भी गया था। और जब मैं वहां गया तो इससे पहले कि हम वहाँ के जो पब्लिशर हैं मिस्टर संजय गुप्ता सर, उनसे मिलते, हमें हमने ये रिक्वेस्ट रखी, हम बच्चे ही थे तो हमने रिक्वेस्ट रखी कि भाई हमें किसी आर्टिस्ट से मिलवा दीजिए। तो उस समय हमें कमरे में भेजा गया। उस कमरे में एक नौजवान अपनी एक स्केचबुक लेकर और एक ड्राइंग बोर्ड लेकर बैठा हुआ था। वो नौजवान कोई और नहीं, आप थे। और मैं आपके पीछे खड़ा हुआ था। और पतला दुबला सा वो नौजवान अपने पेंसिल और अपने स्केचबुक से आई थिंक कुछ भेड़िया का कोई एक सीन बना रहे थे आप, क्योंकि जानवर, कई सारे जानवर में जंगल का एक शॉट देखा था, जंगल का सीन था। पहली बार जीवन में मैं बताना चाहूंगा व्यूअर्स को कि साक्षात्कार, जिसे लाइव साक्षात्कार कहते हैं, कॉमिक तो पढ़ी ही जीवन में बहुत सारी बार, लेकिन पहली बार जो सजीव साक्षात्कार हुआ वो मेरा सुशांत पंडा जी के आर्टवर्क से हुआ, उनके पीछे खड़े होकर। और आज ये बात मैं आपके सामने बता रहा हूँ। तो जो पहला मोटिवेशन आया, यकीनन उसके बाद कई आर्टिस्ट मिले, लेकिन जो पहला मोटिवेशन आया कि अरे ये होती है आर्ट, और अंदर एक जो चीज छू जाती है कि नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत सही जगह खड़ा हूं, यही मुझे करना है, आर्ट्स में ही करना है। तो वो मोटिवेशन सुशांत जी मुझे आपके आर्टवर्क से उस दिन मिला। मैंने उस आर्टवर्क को देखा। आभार जी। तब से लेके आज तक का सफर, और उस नौजवान ने अपने खुद का एक पब्लिकेशन हाउस ओपन कर लिया है। और मैं समझता हूँ आपके बैकग्राउंड को देखकर लग रहा है कि आप शायद अपने ही ऑफिस में बैठे हुए हैं इस वक्त। दरअसल जी, मैं जानना चाहूंगा सुशांत जी, ये तो एक प्यारी सी छोटी सी कहानी मैंने सुना दी दर्शकों को लुभाने के लिए, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि अब ये 13-14 सालों बाद ये जो मुकाम आपने हासिल कर लिया है, एक पब्लिकेशन हाउस खोल लिया है फिक्शन कॉमिक्स के नाम से, फिक्शन कॉमिक्स, आखिर ये फिक्शन कॉमिक्स है क्या, और इस नई पीढ़ी के लिए ये फिक्शन कॉमिक्स क्या ला रहा है? देखिए, फिक्शन कॉमिक्स की अगर मैं वो करूं तो हमारा जो मेन वो है, फोकस है कि फिक्शन कॉमिक्स में हम हर तरह की कॉमिक्स लाना चाह रहे हैं, चाहे वो सुपर हीरो हो या हॉरर हो, कॉमेडी हो। आजकल कॉमेडी कॉमिक्स से ज्यादा कोई बना नहीं रहे हैं, तो कॉमेडी भी हम ला रहे हैं, और माइथोलॉजी और आपका जो वो है बायोग्राफी कॉमिक्स होती हैं। तो हमारा जो एक उद्देश्य है कि हर तरह के पाठक के लिए हमारा सेट में कुछ ना कुछ जरूर अवेलेबल रहे। और उसके अलावा नए पाठकों के लिए हम नई तैयारी कर रहे हैं। अभी हमारा एक समझ लीजिए कि एक जो एक्सपेरिमेंट का एक वो चला था, 3 साल का हमने रखा था, 2018 से हमने शुरू किया था, और 2021 तक की प्लानिंग थी। हमने कुछ अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट किए, और अब जब राज कॉमिक्स ने दोबारा से शुरुआत की है, और राज कॉमिक्स जिस तरह से एक नए फ्लेवर और नए उसमें आया है स्टैंडर्ड के साथ, तो कहीं ना कहीं राज कॉमिक्स ने हमें इंस्पायर किया है कि हम भी अपने स्टैंडर्ड्स को उसी तरह से इम्प्रूव करें। और अब हमें भी मतलब एक जरूरत महसूस होती है कि जो 3 साल में हमने किया उसका निचोड़ निकालें, और एक नए तरीके से हम नए रीडर्स, पुराने रीडर्स, हमारे जो सारे रेगुलर रीडर्स हैं, जो नए रीडर्स आने वाले हैं, उनके लिए हम कुछ नया जरूर करने का प्लान कर रहे हैं। अब तक का सफर के बारे में पूछा जाए तो मैं अपनी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि कुछ लोग के ही नाम आते हैं बार बार, सुशांत पंडा, बसंत पंडा ऐसे करके, बट एक पूरी टीम है, एक बड़ी सी टीम है जो दिन रात फिक्शन कॉमिक्स को चलाने में अपना सहयोग दे रहा है जी। तो इन सब के सहयोग के बिना यहाँ तक पहुँच पाना, 3 साल में लगभग 80 कॉमिक्स पब्लिश कर पाना, और
वो भी उस दौरान में, मतलब जब कॉमिक्स लगभग खत्म हो चुका था, सभी पब्लिकेशन वैसे बंद तो नहीं हुए थे, पर पब्लिकेशन बंद ही होगा, मतलब पब्लिश करना बंद कर जी हाँ रहे थे। जी हाँ जी हाँ जी तो ऐसे में हमारी टीम ने जो हमें सपोर्ट दिया है, जी चाहे वो आर्थिक रूप से ही क्यों ना हो, कि मतलब कम रेट में हमारे लिए काम किए या जुड़ के काम किए, सहयोग किया, तो वाकई में वो सराहनीय है। और आज अगर वो 80 कॉमिक्स से निकली है, तो कहीं ना कहीं वो टीम का मैं वाकई में मतलब वो मानता हूँ, आभार मानता हूँ कि उन्होंने यहाँ तक हमें पहुंचाया इन 3 सालों में। फिक्शन कॉमिक्स की नींव कैसे डली, या फिक्शन कॉमिक्स निकाला जाए या अपना पब्लिकेशन निकाला जाए, तो इसका मैं कोई भी श्रेय खुद को नहीं दूंगा। ये हमारे बड़े भाई जो हैं बसंत पंडा जी, जी वो बचपन से ही उनका रहा है इस तरह की चीजों में, कि वो कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया बनाना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं। तो उनके दिमाग में काफी पहले से थे कि अपने सुपर हीरोज हम लाएंगे, अपने कैरेक्टर्स लाएंगे, इस तरह की चीजें थी उनके दिमाग में बचपन में। हालांकि हमने कई सारे सुपर हीरो बनाए थे, जो कि जितने भी आर्टिस्ट हैं और कॉमिक्स के बनाते हैं, तो वो अपने कैरेक्टर्स तो बनाते ही हैं। तो हमने भी बनाए थे, कुछ अच्छे खासे कैरेक्टर्स बनाए थे, काफी सारे कैरेक्टर्स बनाए थे। कुछ अभी भी हैं जो मतलब फिक्शन कॉमिक्स में आ रहे हैं, कुछ गायब हो चुके हैं। तो इसी तरह के कुछ कैरेक्टर्स थे, 10 साल 15 साल पता नहीं कब से थे, हमारे दिमाग में थे, चीजें थी। पर राज कॉमिक्स में क्योंकि काफी हमारा मतलब वर्क होता था और काफी व्यस्त रहते थे, तो हाँ मतलब कि वो नहीं बन पा रहा था कि हम उन पर काम कर सकें अलग से, या फिर इन कैरेक्टर्स को लाया जाए। तो जब राज कॉमिक्स ने बीच में थोड़ा सा एक ब्रेक लिया, तो कहीं ना कहीं हमें वो एक मौका मिला कि चलो अब जो हम बहुत पहले से करना चाह रहे थे, ये शायद समय है, ये वो है कि कहते हैं ना कि एक जो विपदा रहती है, वो एक अवसर होता है कि आप कुछ नई शुरुआत कर सकें। जी बेशक। तो फिक्शन, हाँ, तो ये मेरे ख्याल से राज कॉमिक्स ने जो एक ब्रेक लिया, कहीं ना कहीं इसके एक बहुत बड़ी भूमिका है। फिक्शन कॉमिक्स को अपने पैर पसारने का मौका मिला। फिक्शन कॉमिक्स कुछ मेजर जो ऑनलाइन स्टोर्स हैं अभी तक अवेलेबल नहीं हो रही थी, इसका क्या कारण था? अभी मैंने देखा, फिलहाल में देखा कि वो वापस, मैंने फिक्शन कॉमिक्स के एड्स देख रहा हूँ मैं, नए सेट्स आ रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम पहले तक ये एक गैप था, ये इंटेंशनल था या कोई वजह थी इसकी? देखिए, मैं कह रहा हूँ क्या चक्कर है कि हम क्रिएटिव्स लोग हैं, हम कोई बिजनेसमैन या वो है नहीं। तो जब से ये फिक्शन कॉमिक्स शुरू हुई है, उस समय से माहौल और मार्केट कोई बहुत स्टेब्लिश माहौल या वो नहीं है। तो अगर आपका एक कॉमिक्स रेगुलर आता है या रेगुलर उसकी मार्केटिंग पॉसिबल तभी पॉसिबल है जब आपका स्टाफ जो है वो पूरी तरह से स्टेब्लिश हो। तो हाँ, तो कहीं ना कहीं वो स्टाफ की जो एक बार बार अदला बदली हो रही थी, तो वो मुख्य वजह थे जिसके कारण कि हम मतलब कि प्रॉपर सभी जगह पे उस चीज को हैंडल नहीं कर पा रहे थे। हमारे सेट भी लेट हो जाते थे और शिपिंग से लेकर उस सब चीजों में भी चीजें सही तरीके से हो नहीं पाती। और कहीं एक बार स्टाफ सेट हो जाता था, फिर चीजें ठीक होने लगती थी, फिर अचानक से कुछ हो जाता था, कुछ लोग चले जाते थे। तो अभी तो अगर मैं लास्ट लॉकडाउन की बात करूं, तो जब से हमारा बंद था स्टॉफ, मतलब सारा प्रिंटिंग व्रिंटिंग सब कुछ ही ऑफ था, तो मेरे ख्याल से वो हमारी जो पूरा का पूरा स्टाफ है वो कोरोना के टाइम में लौट गया। तो हमने फिर नया स्टाफ रखा, उनको काम सिखाया, उनसे करवाया, और अब जाके हम थोड़े से सेटल हो पाए हैं। जी। तो उम्मीद है कि अब आगे हम सारे ऑनलाइन स्टोर से भी मतलब सहयोग लेंगे और सभी जगह पे अवेलेबल कराएंगे। क्या फिक्शन कॉमिक्स में आने वाले समय में जॉब अपॉर्चुनिटीज की भी उम्मीद की जा सकती है? क्योंकि कोई ना कोई आर्ट स्टूडेंट जरूर देख रहा होगा इस वीडियो को, कोई ना कोई लड़का या लड़की जरूर देख रहा होगा। जी 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 जी, मैं बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ 8-9 महीनों से हमारा नए ऑफिस का काम चल रहा था, जी और ये लगभग
खत्म हो चुका है, मतलब फिनिश हो चुका है उसका काम, और अब जल्द ही इसकी ओपनिंग होगी। 13 दिसंबर को इसकी ओपनिंग है। 13 दिसंबर। तो जी जी जी, तो इस ऑफिस का जो निर्माण का उद्देश्य वो इसीलिए था कि हम नए आर्टिस्टों को एक वो मंच देंगे। तो बिल्कुल मैं स्वागत करना चाहूंगा नए लोगों का, नए आर्टिस्टों का, नए क्रिएटिव्स का। फिर वो चाहे राइटर हो, चाहे आर्टिस्ट हो, चाहे वो कलरिस्ट हो, वो सभी हमसे संपर्क कर सकते हैं। और मैं बिल्कुल उनको मौका देने के लिए, उन्हें डेवलप करने के लिए हमारी टीम पूरी तरह से आगे रहेगी। और हम पहले भी ऐसा करते रहे, कई आर्टिस्टों को हमने मतलब सिखाया है, ट्रेनिंग दी है। एक्चुअल में आर्टिस्ट सीखता तो खुद ही है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं एक माहौल चाहिए होता है कि वो करे किस तरह से काम। एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट या कॉमिक्स बुक आर्टिस्ट बनने के लिए जो भी वो चीजें होती है, वो टेक्निक्स होती है, तो वो सारी चीजें उनको एक ऑफिस में समझ में आती है। तो ये चल रहा है, पर पहले एक बड़े लेवल पे ये नहीं हो पा रहा था, क्योंकि एक ऑफिस मतलब हमेशा अदला बदली होती थी और अलग अलग जगह। तो ये चीज को हमने समझा कि अगर एक बड़े लेवल पर स्टाफ को हमें केंद्रित करना है, उसे डेवलप करना है, तो पहले एक ऑफिस बनाना पड़ेगा बड़े इसमें दायरे में, ताकि हम सबको एक जगह पे अच्छे से मैनेज कर सकें जी। तो अच्छा, वो आपके सवाल आ गया, और मैं पाठकों के साथ अपना ये अनुभव शेयर करना चाहता हूँ कि अब हमारा ऑफिस अब जल्द ही बन चुका है और जल्द ही इसकी ओपनिंग होगी। और सारे क्रिएटिव्स को मैं आपके वीडियो के माध्यम से आमंत्रित करना चाहूँगा, और मैं इसका एड्रेस भी जरूर डालूंगा जहाँ के ये इवेंट होना है और ये ओपनिंग है। और सभी लोगों का स्वागत है, चाहे वो क्रिएटिव्स हो, चाहे वो फैंस हो। आइए, हमसे मिलिए, हमारे खुशी में शामिल होइए। और साथ तो आप लोगों का पहले से ही है हमारे साथ, फिर भी और जोरों शोरों से साथ हमारे साथ आइए। और बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बहुत अच्छा, ये तो एक पॉइंट निकल के आया है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। सुशांत जी, मेरे 2 आखिरी सवाल हैं आपसे, उनको भी मैं आपके सामने रखता हूँ। और पहला सवाल जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से व्यक्तिगत भी है, क्योंकि आप कहीं ज्यादा उसको बेहतर बता सकते हैं, आपसे बेहतर शायद कोई और ना बता पाए। हम बात करना चाह रहे हैं आपके ब्रदर के बारे में, आपके भाई के बारे में, बसंत जी के बारे में। मैं चाहता था कि वो भी साथ में होते, तो बात ही कुछ और होती, लेकिन उम्मीद करता हूं कि हम उनको दोबारा पकड़ेंगे और दोबारा एक वीडियो में हम उनको बुला पाएंगे। एक आर्टिस्ट के नाते फिक्शन कॉमिक्स पब्लिकेशन में बसंत जी की क्या भूमिका रही है, ये आप प्लीज बताएं। आर्टिस्ट के तौर पे बसंत जी की भूमिका अगर मैं कहा जाऊं तो वो 50% है। मतलब लगभग जो एक सेट होता है उसका 50% का काम का जो जिम्मेदारी है उनके ऊपर होती है जी। क्योंकि आर्टिस्ट तो अलग अलग होते हैं, बट कलरिस्ट के तौर पे ऑलमोस्ट काम उनका ही होता है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर रहती है। मतलब अगर 80 कॉमिक्सों की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 50% जो है जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पर वहन किया है। मेरा आखिरी सवाल सुशांत जी आज के इस सेशन के लिए, और ये वही है जिसका जिक्र आप ऑलरेडी पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं, और वो है कॉमिक बुक्स की प्राइसिंग इन 2021। ये मैं समझता हूं कि बहुत एक जरूरी एक सवाल है, जो कि दर्शकों तक पहुंचना जरूरी है, ना केवल आर्टिस्ट से बल्कि पब्लिशर्स से। क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि कोई 1-2 पब्लिशिंग हाउस हैं जो कि अपनी कीमतें बढ़ा रहे हैं। भाई, एक जमाने में तो बड़ी सस्ती मिलती थी, इतनी मत करो, बढ़ाओ, अगर इतनी बढ़ाओगे तो बच्चा खरीदेगा नहीं, वैसे भी कॉमिक बुक्स लोग नहीं पढ़ते हैं। तमाम बातें फेसबुक कम्युनिटीज पे कही जाती हैं, लोग कहते हैं अपने अपने अंदाज में। कुछ लोग समझदारी से कहते हैं, कुछ लोग नासमझी से कहते हैं। मेरा आखिरी सवाल सुशांत जी यही है आपसे कि प्लीज बताएं कि प्राइसिंग को लेके आपकी क्या राय है। क्या इसकी जो बढ़ी हुई प्राइसेस हैं, क्या ये इतना गलत है? देखिए, मैं आपको बता ही चुका हूं, पर फिर से मैं और उसको क्लियर करता हूं कि प्राइस जो बढ़ाना है वो कोई वो नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है या वो की जा रही है जी। वो कहीं ना कहीं एक मजबूरी है। आप
एग्जाम्पल के तौर पे भी देख लें तो कहीं ना कहीं आप कहेंगे, जब आर्टिस्ट आपके लिए काम नहीं करते तो आप कहेंगे हैं कि भाई आर्टिस्ट को सही रेट नहीं मिलता इसलिए वो चले जाता है, राइटर को सही रेट नहीं मिल रहा है इसलिए वो कॉमिक्स का काम नहीं कर रहा है। तो भाई जब आपको पब्लिशर आपके क्रिएटिव्स के ऊपर खर्च करेगा, आपके प्रिंटिंग क्वालिटी के ऊपर खर्च करेगा, आपके उस पर करेगा, तो कहीं ना कहीं वो कीमत कॉमिक्स में ही तो ऐड होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि उसने पब्लिशर ने 2 लाख खर्च किए पर वो 50,000 में क्या बोलते हैं उसको कर ले, वो कहीं ना कहीं उस चीज को प्रॉफिट में ही निकालने की कोशिश करेगा। जी, जी। आर्टिस्टों के भी रेट बढ़े हैं, प्रिंटिंग के रेट बढ़े हैं, सारे क्रिएटिव्स के रेट बढ़े हैं। तो मैं बात करूं अपना जो अनुभव की, तो जब राजनगर की तबाही आई थी, शायद 96 था वो समय। 96 का मतलब बता रहा हूँ, जो बिलासपुर स्टेशन एक बहुत बड़ा स्टेशन है, वो आपका मतलब कि लगभग आधा हिस्सा तो वो राजनगर की तबाही से ही मतलब फटा हुआ था। मतलब जितने मतलब कि जितने बड़े बड़े बुक्स वो थे वहां के बुक स्टॉल, शायद 5 या 6 बुक स्टॉल थे, 3 इस तरफ 3 उस तरफ ऐसे। और मतलब कि वो जो पूरा उनका जो स्टॉल था वो 90% राजनगर की तबाही से वो भरा हुआ था। तो आप सोच सकते हैं कि वो मतलब कितनी बड़ी मात्रा में उन्होंने वहां के ने वो चीज प्रिंट की होगी। और आप जब एक बहुत बड़े लेवल पे प्रिंट कर रहे हैं और उसे बेचने में सफल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा प्राइस रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक ही मतलब कि हर जगह से अगर आप कमा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका बजट तो वहीं के नहीं वो हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। आज के डेट में लगभग 10 से 15 गुना उसकी गिरावट आई है जो पहले के मार्केट में। तो जब तक वो मार्केट वैसा हो नहीं जाता तब तक आप प्राइस कम नहीं कर सकते। अगर आपने प्राइस कम किया तो आप कुछ एक सेट तो निकाल लेंगे, फिर आप वो नुकसान में जाकर उसे बंद कर देंगे, तो फिर वो पॉसिबल है नहीं है। चलिए सुशांत जी, एक बार फिर से हमें समय देने के लिए और एक इतना अच्छा एक इंटरव्यू देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे ड्राइंग हाउस टीम की तरफ से मैं आपको धन्यवाद करता हूं, आपको ऑल द बेस्ट कहता हूं। और आपके साथ में आपकी इस पूरी टीम को जो कि कॉमिक बुक्स के जज्बे को और उसकी प्रिंटिंग को जिंदा रखे हुए है, उसको मेरा सलाम है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में हम कभी ना कभी मिलेंगे जरूर। मैं उम्मीद करता हूं हम जरूर बिल्कुल, शायद वो 13 दिसंबर भी हो सकता है क्या पता, बिल्कुल हो और आप सब मिलने हैं। तो धन्यवाद सौम्या जी, आपने मुझे अवसर दिया। बस लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि सभी कॉमिक्सों के साथ रहिए, अपने अपने तरह से सभी योगदान दीजिए, पाठक के तौर पे या वीडियो क्रिएटिव्स के तौर पे ही सही, और सब साथ चलिए। ये जरूर वापस आएंगे, हम अपने गोल्डन एरा में वापस आएंगे और हम सब कर ही रहे हैं, आप सब भी साथ देते रहिए, हम कुछ ना कुछ बढ़िया कर दिखाएंगे। बेशक हम करके दिखाएंगे और हम उस पुराने जमाने को जैसे हमने जिया है, हमारी आने वाली जनरेशन भी उसी को जी पाएगी। बिल्कुल वो जिएगी, जरूर जिएगी, उम्मीद है, आशावादी हूँ मैं, तो जरूर होगा ये। इसी उम्मीद के साथ में सुशांत जी, ठीक है, आज हम यहाँ पे विराम लेते हैं। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। चलिए नमस्कार।